spectrophotometry. Is it okay? So, before we start with today's lecture, let's just recall what we have discussed so far in this unit. स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये जो हमारा पहला यूनिट है, इसमें अभी तक हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि व्हाट इज लाइट। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो टेक्निक हम पढ़ेंगे या इस यूनिट में पूरी करेंगे पढ़ के, ये बेसिकली किस पर्टिकुलर फिनोमिनन पे बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सर्टेन केमिकल और बायोकेमिकल कंपाउंड। और इसीलिए लाइट के बारे में, या जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होना एक्सपेक्टेड है, राइट? तो हम वही ले रहे हैं बेसिक्स ऑफ दिस यूनिट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ के कंप्लीट किया, इस यूनिट का पहला टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ के कंप्लीट किया, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज लाइट और व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि हर एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या हर एक प्रकार के लाइट की अपनी खुद की क्या होती है? वेवलेंथ। भले ही लाइट की ओवरऑल स्पीड हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड कहते हैं, लेकिन जब हम लाइट के कंपोनेंट्स को या लाइट के डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations which differ in their wavelengths. So therefore we discussed what is wavelength. So what is it? It is nothing but the distance traveled by one complete wave for a particular light, or distance covered for one complete cycle of an electromagnetic radiation, that is crest and trunk, is what you call wavelength. Correct? So when it comes to wavelength of light, it differs from one electromagnetic radiation to other. Getting the thing? And therefore another property of the electromagnetic radiation also differs, that is frequency. तो हमने क्या इंटररिलेशनशिप लास्ट क्लास में पढ़ा है बिटवीन वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी, कि भाई किसी प्रकार के लाइट रेडिएशन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ, जिसे हम यूजुअली नैनोमीटर्स या एंगस्ट्रॉम्स में गिनते हैं यूजुअली, वो जितनी ज्यादा होगी वैल्यू वाइज, उतनी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द frequency and vice versa. Means if frequency is higher, wavelength should be low, and if frequency is low, that means wavelength should be higher. ये हमने पढ़ा था। Is it okay? और frequency of electromagnetic radiation को हमने कैसे define किया था कि भाई the number of electromagnetic waves, okay, of a given electromagnetic radiation passes through a fixed point per unit time, that is per second, is what called frequency of that electromagnetic radiation. किसी fixed point के थ्रू जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक कंप्लीट साइकिल्स, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, वो एक सेकेंड में जितनी ज्यादा पास होंगी, उतनी ज्यादा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट की फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। तो फिर यही लॉजिक हमको आगे जाके क्या कंक्लूजन बताता है कि मोर इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेस विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। दैट्स व्हाई वी सेड ना कि वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Then we discussed the relationship or interrelationship between what? The energy and the wavelength and the frequency.
So according to a law that we discussed in last class, E is equal to H into V, that is H is a Planck's constant and V is nothing but frequency of a light. Okay, any light depends upon electromagnetic radiations type, frequency will vary, but formula goes like energy is equal to HV, that is you can see energy and frequency are in direct relationship if you remove constant. So we say more is the frequency of some electromagnetic radiation, more will be the energy of that electromagnetic radiation. Similarly, you can put what in place of V? So you can put C by lambda, because you know हमने ये पढ़ा है कल कि V is equal to C by lambda, that is speed of light upon wavelength. As you can see, the inverse relationship is there as we discussed. So here also you can see that relationship between energy and wavelength. ही frequency और wavelength की ही तरह energy और wavelength भी कैसे relationship में है? Inverse means किसी लाइट की या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका एनर्जी कंपोनेंट उतना ही कम होगा. मोर इज द वेवलेंथ, लेस विल बी द एनर्जी, एंड लेस इज द वेवलेंथ, मोर विल बी द एनर्जी. इज इट ओके? सो ये जो रिलेशनशिप्स है वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी का एक दूसरे के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज अ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए. तो ये जो सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब हमारे सिलेबस के अनुसार हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज द नेम फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नाउ याद करो, कल का क्लास प्रॉपरली देखा है तो, और ये बात फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस आपको डिलीवर हो रहे हैं इनको प्रॉपरली देखो, इनमें से बताई हुई चीजों को प्रॉपरली समझो, क्योंकि इट विल बी कंसिडर्ड एज योर रेगुलर क्लास एंड व्हेनेवर suitable exam will be conducted. Okay, so just take a note of this. Okay, so don't do like कि हाँ वीडियो आया है, क्या करना है, देखेंगे नहीं देखेंगे, वैसे भी कहाँ कॉलेज होने वाला है, ऐसा नहीं है. सब कुछ होगा, ठीक है ना, लेकिन जब होगा तब तुम तैयार नहीं रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो कल की क्लास अगर आप याद करो तो उसमें आपको बताया था मैंने कि अलग अलग लाइट के टाइप्स है या अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये तो हम जानते हैं. उनकी अलग अलग वेवलेंथ्स है, एनर्जी कंपोनेंट्स है, फ्रीक्वेंसीज है, ये भी हम जानते हैं. लेकिन सवाल फिर ये आता है कि इनका सोर्स क्या है, या ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती है ना. ये भी तो एक सोचने वाली बात है. अब यहां पे जो चीज है वो है कि कल हमने पढ़ा था कि अलग अलग इवेंट्स जैसे कि ऑसिलेशंस ऑफ न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक्साइटेशन ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेशन ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या न्यूक्लियर ब्रेकअप्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल इवेंट, ये अलग अलग चीजें हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अराइज होती है. इज इट ओके? और इन निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में एक दूसरे से अलग चीज क्या होती है? इनका एनर्जी कंपोनेंट. मतलब हर एक इवेंट दूसरे इवेंट से एनर्जी के मामले में अलग है, तो उनसे निकलने वाली लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एनर्जी के मामले में अलग होगी. तो वो एनर्जी के मामले में अलग है तो वो वेवलेंथ के मामले में भी अलग होगी, क्योंकि आप देखते हो ना रिलेशनशिप कि एनर्जी कंपोनेंट ऑफ अ गिवन लाइट रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ.
तो जिस लाइट या जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से अराइज हुई है, अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, और अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो ये सब कुछ खेल किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक, सब एटॉमिक और मोलेकुलर लेवल्स पे होने वाले इवेंट्स पे, जैसे कि मोलेकुलर बेंडिंग, मोलेकुलर वाइब्रेशन, न्यूक्लियर वाइब्रेशन, ऑसिलेशंस ऑफ द न्यूक्लियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एक्साइटेशन ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये अलग अलग केमिकल इवेंट्स हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अराइज होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या? स्पेक्ट्रम का मतलब अलग अलग तरह की लाइट्स, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो तुमको लास्ट क्लास में भी एनलिस्ट करके बताया था कि हमारे पास वेल नोन तरीके से कितनी अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें पता है। जैसे कि यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हारे सामने डायग्राम के फॉर्म में दिख रहा है ना बोर्ड पे, उसमें आपको दिखेगा कि जो ब्लैक लाइन है, कॉमन लाइन, उसके ऊपर रेड कॉलम्स है, और ये रेड कॉलम्स किसे डिवाइड कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे, जस्ट सी दिस, ये वाली जो लाइन है ये सेकंड नंबर का हेडिंग है, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इन सब को मिला के, इन सभी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जोड़ के हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द टॉपिक नेम implies what? The different types of electromagnetic radiations, as you can see. Is it okay? So let's start from this point. So you see that there are gamma rays, there are X-rays, there is UV rays, but UV rays are of two types: the vacuum UV and the normal UV light that you generally say as ultraviolet light. Then there is visible rays or visible light, then infrared light, far infrared light, microwaves, रेडियो वेव्स। तो देखो ये पूरा अलग अलग तरह के लाइट रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक क्या है? स्पेक्ट्रम है ना। और ये लाइट के टाइप्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स जो है वो अलग अलग इवेंट्स की वजह से पैदा होते हैं। जैसे देखो आप ये ऊपर का हेडिंग देखो, क्या है? इवेंट्स व्हिच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इज इट ओके? सेकेंड नंबर पे क्या लिख रहा है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और जो ऊपर की तरफ है वहां पे हमको क्या लिख रहा है? इवेंट्स व्हिच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो सी, ये जो ब्लू कलर में जो लिखा है, इट इज नथिंग बट different events that led to the formation of different types of electromagnetic radiations. Is it okay? ठीक है? तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो रेड कॉलम्स है यहाँ पे ये डिवीजन के लिए रखे हैं। तो इधर देखो, फॉर एग्जांपल जो गैमा रेज है, अच्छा ये सारी रेडिएशंस हमको अल्टीमेटली कहाँ से मिलती है? सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। तो सन से निकलने वाली रेडिएशंस या सन से निकलने वाली जो लाइट है वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है बेसिकली। लेकिन हम भी अगर इन रेडिएशंस को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करना चाहें तो हमको उस तरह का इवेंट रिक्रिएट करना होगा। जैसे आप देखो कि गैमा रेज कैसे ऑब्टेन होगी? तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन की वजह से। न्यूक्लियर ट्रांजिशन इज अ रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ गैमा रेज। लाइकवाइज इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, मतलब किसी अंदर के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट में अगर ट्रांजिट होता है, तुम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, तो इनर शेल ट्रांजिशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। उसी तरह से वैक्यूम यूवी, यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड, ये जो चार तरह की लाइट्स के टाइप है, ये इस इवेंट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ट्रांजिशन मतलब वैलेंस शेल में लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ट्रांजिशन से तुमको किस तरह की लाइट प्रोड्यूस होती हुई मिलेगी, वैक्यूम यूवी, यूवी विजिबल एंड इंफ्रारेड। उसी तरह से फार इंफ्रारेड लाइट की अगर बात करें तो मोलेकुलर वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस, this is the event that leads to the formation of far infrared light, while microwaves and radio waves are formed due to this event, oscillations of nucleus and electrons in magnetic field। तो अब देखो कुल मिला के ये ब्लू वाला सेक्शन न्यूक्लियर ट्रांजिशन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, molecular vibration and rotation and oscillations of nuclei and electrons in magnetic field. These are what? The different types of events at molecular, atomic and subatomic level that led to the formation of different types of light which vary from each other in what aspect? So see this third light, ये हर एक लाइट रेडिएशन एक दूसरे से किस बेसिक फैक्ट में वैरी करती है? वेवलेंथ। इज इट ओके? और वेवलेंथ में वैरी करती है तो वो एनर्जी में भी वैरी करेगी, और एनर्जी में वैरी करती है तो वो फ्रीक्वेंसी में भी वैरी करेगी। तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए यहां पे लिख दिया है मैंने कि 0.01 नैनोमीटर या उससे कम की रेंज में गामा रेज पाई जाती है। 0.01 से 0.1 नैनोमीटर की रेंज में एक्स रेज पाई जाती है। वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रेज 2 नैनोमीटर से 180 नैनोमीटर की रेंज में जो लाइट होती है उसे हम वैक्यूम यूवी कहते हैं। तो 180 टू 400 नैनोमीटर की रेंज में जो लाइट होती है उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। जो हमें दिखती है आंखों से, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये जो विबग्योर वाली लाइट है, इंद्रधनुष वाली दिखने वाली लाइट, वो ये वाली है विजिबल लाइट, जिसकी रेंज है 400 टू 780 नैनोमीटर्स। ऑन पेपर इस रेंज की लाइट देखी जा सकती है, विजिबल है। इंफ्रारेड की रेंज 780 टू 25,000 नैनोमीटर्स। फार इंफ्रारेड की 25,000 टू 1,25,000 नैनोमीटर्स। अब यहाँ पे नैनोमीटर की रेंज खत्म हो जाती है। इसके बाद की ये जो दो लाइट्स हैं इन्हें हम बड़ी वेवलेंथ होने की वजह से सेंटीमीटर्स में गिनते हैं। लाइक माइक्रोवेव्स की रेंज है 0.005 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, या फिर रेडियो वेव्स की रेंज है 30 टू 300 सेंटीमीटर। जैसे आप जानते हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। इज इट ओके? 1 नैनोमीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 10 टू द पावर -7। मतलब नैनोमीटर से सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बड़ा यूनिट है। तो इसीलिए क्योंकि इन दो लाइट रेडिएशंस की, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी बड़ी होती है, उसे हम नैनोमीटर की जगह सेंटीमीटर्स में गिनते हैं। इज इट ओके? तो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये जो तुमको अभी एक्सप्लेन किया, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये तुम्हारा जो है टॉपिक नंबर 2 है सिलेबस का, और ये स्पेक्ट्रम तुमको याद होना चाहिए, ये स्पेक्ट्रम तुमको पता होना चाहिए विद सीक्वेंस। ओके, मतलब तुम एक्स रेज को गामा रेज से पहले नहीं लिख सकते, या वैक्यूम यूवी को यूवी के बाद नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सारी चीजें फिक्स्ड है ना, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाट द डिस्कशन वी नीड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Next time we meet, we will be discussing the very important topic of this chapter, of this unit of yours, that is laws of absorption। Next time जब हम मिलेंगे, हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे? एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक इसी यूनिट का, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, that is laws of absorption। Is it okay? तब तक के लिए thank you and we'll just be ready for the next class. Okay, thank you.